हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने हमारी पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली को स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और उसमें हमने उनके कुछ जो ऑर्डर थे वो भी मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना। उसमें सबसे पहले हमने नाइट्राइट्स के बारे में पढ़ा था, हाइड्राइट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। और हाइड्राइट्स का नेचर भी हमने कंपेयर किया था, ठीक है ना। आई एम श्योर आप लोगों को याद होगा। अगर मैं आपको पूछूं कि जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? पन्ने नहीं पलटने हैं, ठीक है ना। आपको बताना है सबसे ज़्यादा किसका होगा, NH3, ठीक है। उसके बाद आपका PS3, ASH3, SBH3 एंड देन BiH3, ठीक है। करेक्ट है, बॉन्ड एंगल का आपका सेम ऑर्डर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा हमने मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर देखा था, पता है आपको, पता होगा आई एम श्योर। सबसे ज़्यादा किसका होता है, अमोनिया का। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। उसके बाद वंडरवॉल फोर्स अप्लाई होते हैं, जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा उसके ऊपर वंडरवॉल फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा मोलिकुलर मास किसका है, BaS3, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर SbH3, देन ASH3 एंड देन PS3। क्लियर। बॉइलिंग पॉइंट का भी हमने ऑर्डर देखा था। बॉइलिंग पॉइंट हम लिक्विड स्टेट में लेते हैं, ठीक है ना। अमोनिया में क्या होती है, फ्लिपिंग होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका किसका होता है, BaS3, ठीक है। देन SbH3 एंड देन NH3। NH3 का आपका कम हो जाता है, ठीक है। देन ASH3 एंड देन PS3। क्लियर है। इसके बाद हमने एक थर्मल स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर देखा था। क्या था ऑर्डर ये, एलिमेंट की साइज जितनी बड़ी होती जाएगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ उतनी ही बड़ी हो जाएगी और वो ईजिली ब्रेक हो जाएगा, मतलब उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है। तो सबसे बड़ी जो साइज होती है वो किसकी होती है, BiH3। तो इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो सबसे कम होगी। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, NH3, देन PS3, देन ASH3, देन SbH3 एंड देन SbIH3, ठीक है ना। ये शायद आपको लास्ट लेक्चर में मैंने ऑर्डर उल्टा लिखा दिया था, ठीक है ना। ग्रेटर देन की जगह लेस देन हो गया था वो, ठीक है ना। तो इसको आप करेक्ट कर लेना, एक्चुअल ऑर्डर यही रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि जिसकी साइज सबसे बड़ी होगी वो बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा, BaS3 वाला तो सबसे पहले टूटेगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो हुई वो उसकी सबसे कम होगी, ठीक है ना। मतलब ये हाइड्रोजन को जल्दी ही रिलीज करेगा और जितना जल्दी ये हाइड्रोजन को रिलीज करेगा इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा। अगर मैं इसी में आपको रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर पूछ लेता हूँ, मैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। NH3 का सबसे कम, PS3 का, देन ASH3, देन SbH3 एंड देन BaS3। मतलब BaS3 का रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि साइज बहुत बड़ी है तो तुरंत इजीली आपका H2 मिल जाएगी आपको, और H2 क्या है, दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस करने के काम में आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए BaS3 का रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये आपके 5 ऑर्डर हैं जो आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, बाकी में आपका कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हमने ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा था। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स 5 ऑक्साइड्स होते हैं। कौन कौन से, N2O, NO, NO2, बीच में आता है आपका N2O3 और फिर लास्ट में N2O5, ठीक है। 5 टाइप के आपके ऑक्साइड थे, ठीक है। इनमें 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या फिर ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कौन सा था आपका, NO, ठीक है ना, करेक्ट है। इसके बाद हमने फॉस्फोरस के ऑक्साइड देखे थे 2, P4O6 और P4O10, ठीक है। PP बॉन्ड थे आपके सब में, ठीक है, POP, आई एम श्योर आपको पता होगा, ठीक है। तो इसे ये सब को नोट करना है आपको, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट ऑर्डर रहते हैं ये, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है।
तो आज हम वहीं से आगे बढ़ते हैं और आज हम थोड़ी रिएक्टिविटी पढ़ लेते हैं। हालांकि रिएक्टिविटी में इसमें इतना कोई खास नहीं है, बट फिर भी आपकी रिएक्टिविटी में सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी, मतलब ऑक्सीजन के साथ आपके कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं आपकी 15 ग्रुप फैमिली, ठीक है ना। तो हम पढ़ सकते हैं रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये सभी आपके ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, E2O3 और E2O5 टाइप के, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो ऑल एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ E2O3 एंड E2O5, ठीक है। इस टाइप के आपके ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है आपकी +3 एंड +5, ठीक है। ये एक चीज़ है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस ऑक्साइड का आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है ना। ये पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। द ऑक्साइड which have greater oxidation state या oxidation number will be more acidic, ठीक है। द ऑक्साइड विच हैव ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर एसिडिक, ठीक है। मतलब +5 वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। देखिए अगर हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करें N2O5, ठीक है। आपका और क्या था NO2, N2O3, ठीक है। इसके बाद NO एंड देन N2O। अगर इनमें आपको एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछ लिया जाए, मतलब कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, तो देखिए सबसे पहले अगर आपको कभी भी ऑक्साइड में एसिडिक कैरेक्टर पूछे ना, तो आप क्या करना, जो दूसरा एलिमेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको, ठीक है। जिसका सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे ज़्यादा आपका एसिडिक होगा, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ +5 होता है, ठीक है। यहाँ पे +4, यहाँ पे +3, यहाँ पे +2 एंड यहाँ पे आपका +1। तो ये जो 3 होते हैं आपके एसिडिक कैरेक्टर का, अगर ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा ये टाइप का रहेगा। ये जो 3 होते हैं आपके ये एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं आपके ये न्यूट्रल नेचर के होते हैं। ये मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ, ठीक है ना। आपके CO, NO और N2O ये क्या होते हैं आपके न्यूट्रल नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट है जो ऑक्साइड में इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें रिएक्टिविटी विथ हेलोजेंस, अगर हम हेलोजन के साथ बात करें तो सभी कंपाउंड रिएक्शन करेंगे और MX3 एंड MX5 टाइप का आपके हेलाइड्स बनाएंगे, ठीक है ना। ऑल एलिमेंट्स रिएक्ट with halogen and form halides of type EX3 and EX5। आपका नाइट्रोजन पेंटाइलाइट्स नहीं बनाएगा, ठीक है ना। NX5 नहीं बनता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। PCl5 बनता है बट NCl5 नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उस पर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है ना। तो आप लिख भी सकते हो एक्सेप्ट नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में आप लिख लीजिए नाइट्रोजन कैन नॉट मेक पेंटाइलाइड्स। इसको हम क्या बोलते हैं, पेंटाइलाइड। और ये होता है आपका ट्राई हेलाइड, ठीक है। तो नाइट्रोजन कैन नॉट मेक पेंटाइलाइड ड्यू टू absence of vacant d orbital,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरा है वो है इनका कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है ना। जो आपके EX5 टाइप के होते हैं पेंटाहेलाइड्स, उनका कोवलेंट नेचर ज़्यादा होता है। पेंटाहेलाइड्स हैव मोर कोवलेंट कैरेक्टर देन ट्राईहेलाइड। रीजन बता सकते हो? रीजन क्यों? क्योंकि देखिए ये पेंटाहेलाइड, इसके ऊपर चार्ज, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +5 आएगा, ये आपका +3 वाला, ठीक है। और फेजांस रूल आपने पढ़ा होगा कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही ज़्यादा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर होता है आयोनिक बॉन्ड में, ठीक है ना। क्योंकि वो उतना ही ज़्यादा आपको क्या करता है, पोलराइज करता है नेगेटिव आयन को, ठीक है ना। तो जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, वो उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन करेगा और उससे आपका जो कोवलेंट कैरेक्टर जनरेट होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो आप लिख भी सकते हो रीजन, पेंटाहेलाइड्स हैव मोर कोवलेंट कैरेक्टर देन ट्राईहेलाइड बिकॉज they generate more polarization to the anions। और जितना ज़्यादा आपका पोलराइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होता है, कोवलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन थी आपकी ऑक्सीजन और हेलोजन के साथ जो इम्पोर्टेंट थी, जो मैंने आपको बताई है। इनकी रिएक्टिविटी मेटल के साथ भी होती है, मेटल के साथ, ये सभी मेटल के साथ ऑलमोस्ट रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें इतना कोई आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है याद रखने वाला, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट थे ऑर्डर वो मैंने आपको ये बता दिया है, और एक आपका कोवलेंट कैरेक्टर का बता दिया है, ठीक है। इनको नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपके कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन की ही, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम बात करते हैं आपके कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में सबसे पहले नाइट्रोजन की, कि नाइट्रोजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, नाइट्रोजन को हम कैसे फॉर्म करते हैं, और नाइट्रोजन के क्या क्या यूज़ आते हैं, ठीक है। तो देखिए अपना फर्स्ट टॉपिक है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन जिसको बोलते हैं N2, ठीक है। ये होती है आपकी N2 के बारे में। अगर N2 के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसको प्रिपेयर करने के 2-3 मेथड होते हैं आपके, ठीक है ना। तो वो आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट मेथड तो क्या होता है, आप सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन करवा दीजिए NH4Cl के साथ, ठीक है। उससे आपका नाइट्रोजन गैस फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो ये आपका एक लैब मेथड होता है, ठीक है। कौन सा मेथड होता है आपका है, लैब मेथड। इसमें क्या करते हैं, व्हेन सोडियम नाइट्रेट NaNO2 reacts with NH4Cl, nitrogen gas will be formed। तो आपके नाइट्रोजन गैस फॉर्म होती है, ठीक है ना। देखिए NaNO2, ठीक है, रिएक्शन करेगा आपके NH4Cl के साथ, तो आपको एक तो नाइट्रोजन गैस मिल ही रही है, ठीक है। साथ में मिलेगा आपको NaCl और साथ में मिलेगा आपको वाटर, ठीक है। आप इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हो, N2 है, ठीक है, NaCl, ऑक्सीजन आपके 2 है तो ये 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। तो एक सिंपल सा मेथड है, लैब मेथड है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट मेथड होता है जो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है आपका दूसरा मेथड है। उसमें हम क्या करते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं, मतलब उसका डीकम्पोजिशन करते हैं। तो आप सेकंड मेथड लिख सकते हो उसमें, ये आपका फर्स्ट मेथड है। अगर सेकंड मेथड आप देखो तो बाय डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, ये होता है NH4 होल ट्वाइस
Cr2O7, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है, बाय डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है, ये आपका सेकंड मेथड होता है। इसमें क्या करोगे आप, जब आप अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, इसे जब आप हीट करोगे तो ये आपको N2 देगा, साथ में देगा Cr2O3 और आपको वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस टाइप से भी आपको पूछा जा सकता है, ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है, ठीक है ना। यहाँ अगर आप देखोगे तो अगर मैं आपको पूछूं तो क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, बता सकते हो रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है? बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे N क्या है, -3 में, ठीक है, NH4 प्लस होता है, यहाँ पे +4 है ही सी, नाइट्रोजन -3 से कहाँ पे जा रहा है आपका 0 में, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। इसके अलावा क्लियर है ना। Cr2O7 की अगर हम बात करें, Cr यहाँ पे Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है आपका, प्लस, ये -3 से 0 पे जा रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। Cr2O7 है, Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6 से यहाँ पे कितने पे जाएगा, ये आपका +3 में, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और एक ही मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये आपके इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन टाइप की आपकी रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो इसलिए भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, ठीक है ना। इसका एक और थर्ड मेथड होता है, जब आपको वेरी प्योर, जब आपको प्योर या वेरी प्योर या हाईली प्योर कोई भी ऐसा टर्म आ जाए कि आपको N2 बनानी है, तो वो मेथड काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें लिख सकते हैं, फॉर मेकिंग वेरी प्योर नाइट्रोजन, वेरी प्योर नाइट्रोजन वी यूज़ एजाइड्स, हम एजाइड्स यूज़ करते हैं। एजाइड्स क्या होते हैं आपके, एजाइड्स हो गए आपके N3 माइनस आयन, जो N3 माइनस आयन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एजाइड्स, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, देखिए ये होते हैं आपके एजाइड्स, ठीक है। अगर हम बात करें एजाइड्स में, जैसे आपके सोडियम एजाइड्स हो सकता है Na(N3) या फिर बेरियम एजाइड्स, ठीक है ना। इसको जब आप क्या करोगे, हीट करोगे, तो आपको एक तो N2 मिलेगी और साथ में सोडियम मिलेगा, ठीक है। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो 3 2 2, ठीक है। BaN3 सेम थिंग, आपके N2 देगा और साथ में Ba फॉर्म होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपके ट्वाइस, ये 3 और ये 2, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ N3 होल ट्वाइस आएगा, ठीक है ना, Ba पे प्लस चार्ज होता है, +2, ठीक है ना। तो ये आपका BaN3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो N3 हो गया आपका 6 हो गया नाइट्रोजन और बेरियम, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना, इसको आप हीट करते हो तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, और एक ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब ध्यान रहनी चाहिए कि हाँ भाई, नाइट्रोजन को कैसे बनाते हैं और प्योर नाइट्रोजन को कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि नाइट्रोजन की क्या क्या आपकी प्रॉपर्टीज़ होती है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि नाइट्रोजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और कैसे हम वर्क करते हैं, ठीक है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें नाइट्रोजन की, तो सबसे पहले तो ये एक कलरलेस ओडरलेस गैस होती है और एक इनर्ट गैस होती है, ठीक है ना। N2 is an inert gas, inert, colorless and odorless गैस, ठीक है। अब ये आपकी इनर्ट क्यों होती है, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। ये जो इनर्ट होती है आपकी एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पे आपकी इनर्ट होती है। रीजन क्या है, रीजन ये है आपका कि N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। नाइट्रोजन में क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N बॉन्ड होता है, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है, मतलब उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है ना,
आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको रूम टेम्परेचर पर नहीं मिलती, इसीलिए आपके N2 जो होती है रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होती है, मतलब वो वर्क किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है। इसीलिए आपको पता होगा शायद कि आपके जो पैकेजिंग मटेरियल्स आते हैं, जो फूड्स वगैरह आते हैं पैकेजिंग, उनमें आपके नाइट्रोजन गैस को भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, फिलअप करने के लिए, ताकि क्या हो, आपका वो फूड है वो ज़्यादा लंबे समय तक फ्रेश रहे और जो नाइट्रोजन है वो आपके फूड के साथ रिएक्शन भी नहीं करती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए, ये आपके यूजेज ऑफ नाइट्रोजन में काम में आ सकता है, ठीक है। तो N2 जो होता है इनर्ट गैस होती है एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बॉन्ड को ब्रेक करना है, ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इतनी एनर्जी मिल नहीं पाती, इसलिए ये आपका इनर्ट रहता है, मतलब रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। ये तो हो गई एक चीज़, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी। अगर इसी की अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन करके, कैल्शियम कार्बाइड की अगर हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो आपको एक प्रोडक्ट मिलता है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ पहले, क्या होता है, कैल्शियम साइनेमाइड। क्या होता है, कैल्शियम साइनेमाइड CaCN2 प्लस C, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम साइनेमाइड, कैल्शियम साइनेमाइड, ठीक है। और ये जो कंप्लीट प्रोडक्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिम, जो किस काम में आता है, आपके एज ए फर्टिलाइजर काम में आता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर, ठीक है। तो देखिए रिएक्शंस क्या है, अपने आप रिपीट होती है हर एक चैप्टर में। ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये आपको आती है ना तो आपकी जो रिएक्शंस हैं S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, इनमें क्या रिएक्शंस आपस में रिपीट होती रहती है, ठीक है ना। यही रिएक्शन कैल्शियम की भी है, यही रिएक्शन आपके कार्बन की भी है और यही रिएक्शन आपके नाइट्रोजन की भी है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन आपके S ब्लॉक में भी रिपीट होगी और P ब्लॉक में भी रिपीट होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। रिएक्शन अपने आप को रिपीट करती रहेगी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा, आपका कंसंट्रेशन रहेगा, तो आप चीज़ों को अच्छी तरह से पकड़ पाओगे। इसी प्रोडक्ट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है आपका, कैल्शियम साइनाइड, CaCN होल ट्वाइस, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कैल्शियम साइनाइड, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये हुई आपकी नाइट्रोजन की रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन की एक रिएक्शन और होती है, वो क्या होती है कि N2 और O2 जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपके NO बनता है, ठीक है ना। इस रिएक्शन की खास क्या प्रॉपर्टी है कि आपकी दूसरी जो भी रिएक्शंस होती है, जैसे N2 प्लस H2 जिससे अमोनिया फॉर्मेशन होता है, N2 प्लस H2 से क्या बनता है आपका अमोनिया, वो एक्सोथर्मिक होती है, मतलब उनमें हीट रिलीज होती है। लेकिन ये आपकी एडिशन टाइप की रिएक्शन है और इसमें क्या होती है, अपने को हीट देनी पड़ती है, मतलब एनर्जी देनी पड़ती है। जो जहाँ बाकी रिएक्शंस जो होती है आपकी एक्सोथर्मिक होती है, वहीं ये वाली जो रिएक्शन है ये आपके एंडोथर्मिक होती है, मतलब इसको करवाने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि N2 मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N, एक तो आपको वो बॉन्ड ब्रेक करना है, O2 O डबल बॉन्ड O, दो आपको बॉन्ड इसमें ब्रेक करने हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको हाई अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ती है, ठीक है। इसलिए ये रिएक्शन जो होती है आपके एक तो हाई टेम्परेचर पे होती है और एक एंडोथर्मिक होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है ना, जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये अलग केस आ जाता है, ठीक है ना। नॉर्मली आपकी सब एक्सोथर्मिक होती है, बट ये रिएक्शन क्या है, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड ब्रेक करने हैं, इसमें 2 बॉन्ड ब्रेक करने हैं, तो आपको हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो दिस रिएक्शन is occur at high temperature and it is an एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या है आपकी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है और हाई टेम्परेचर पे होती है, जो आपको ध्यान रखनी है,
ठीक है, इनको नोट कीजिए। फिर हम इसकी एक और रिएक्शन है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ओके। देखिए, अब अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन क्या है आपके नाइट्राइट्स, ये नाइट्राइट्स भी फॉर्म करता है। ठीक है ना, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्राइट्स फॉर्म करता है आपके कुछ मेटल्स के साथ में। ठीक है, तो आप थर्ड प्रॉपर्टी लिख सकते हो, नाइट्रोजन व्हेन कंबाइन विथ आपके लिथियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, ये हम एस ब्लॉक में भी पढ़ चुके हैं रिएक्शन। ठीक है ना, जब नाइट्रोजन इनके साथ कंबाइन होता है देन इट फॉर्म नाइट्राइट्स। तो ये क्या बनाता है, नाइट्राइट्स। ठीक है ना, नाइट्राइट्स क्या होते हैं आपके, वो जो मेटल होते हैं आपके जो डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन को शो करते हैं। ठीक है ना, सभी मेटल शो नहीं करते, कुछ स्पेसिफिक मेटल ही आपके ये रिएक्शन शो करते हैं। देन इट फॉर्म नाइट्राइट्स एंड these elements are known as nitride forming elements, nitride forming elements। ठीक है ना, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। जैसे आपका लिथियम है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो आपके क्या बनाएगा, Li3n। ठीक है, रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, सेम थिंग लिथियम आपके मैग्नीशियम आपके N2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, Mg3N2। ठीक है, ये कैसे बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया। नाइट्रोजन पे -3 चार्ज रहेगा, Mg पे +2, तो क्रिस क्रॉस से आप बना सकते हो Mg3N2। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, हो गया। ठीक है, और सेम थिंग आपके एल्यूमिनियम के साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ बनेगा आपका Aln। ठीक है, ट्वाइस ले लीजिए, ये ट्वाइस। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैंने आपको एस ब्लॉक में ही बताया था कि जब आप नाइट्राइट को हीट करते हो या फिर इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो क्या बनता है, तो हम लिख सकते हैं व्हेन these नाइट्राइट्स, या फिर आप लिखिए ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ these नाइट्राइट्स अमोनिया गैस रिलीज होती है आपकी। ठीक है ना, अमोनिया गैस रिलीज होगी। जैसे आप Li3n ले लीजिए। ठीक है, देखिए नाइट्राइड है, नाइट्राइड क्या है, मतलब आपका N3- हुआ। ठीक है ना, N3- जब इसको वाटर में डालेंगे, एनायन है तो वाटर से किसको लेगा, केटायन को। केटायन कौन है आपका H+। अब इस पर 3 माइनस है तो ये 3 H+ लेगा। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कौन सा कंपाउंड बनेगा आपका NH3। ठीक है ना, इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ दीज नाइट्राइट्स अमोनिया गैस रिलीजेस। ठीक है, प्लस H2, तो आपकी क्या बनेगी, एक तो अमोनिया गैस रिलीज होगी, साथ में LiOH फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो। 3 Li है तो 3 Li हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन है 3 है तो ये 3। NH3। ठीक है ना, आप इसको रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और साथ में आपकी O2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। क्लियर है, तो मेन चीज़ क्या है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है कि अमोनिया गैस रिलीज होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप नाइट्राइट का हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपके अमोनिया गैस रिलीज होगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और रिएक्शन आपकी बैलेंस है, 3H 6H हो गए, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन, 3 Li हो गए और 1 नाइट्रोजन हो गए। ठीक है ना, रिएक्शन भी आपकी बैलेंस है। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये होती है आपकी प्रॉपर्टीज़ जो आपके नाइट्रोजन की होती है। इसके अलावा इसके कुछ 1-2 यूजेस भी होते हैं। एक यूज़ तो मैंने आपको बता ही दिया, किसमें, पैकेजिंग, फूड के पैकेजिंग में काम में आता है। ठीक है ना, और इसका जो क्या होता है, ये बहुत ठंडी होती है, मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अगर हम देखें तो बहुत कम होता है, लगभग -178 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर होता है। लिक्विड अमोनिया होती है वो। ठीक है ना, उस कंडीशन पे तो लिक्विड अमोनिया को हम यूज़ भी करते हैं जो आपकी डेड बॉडीज़ होती है उनको प्रिजर्व रखने के लिए। ठीक है ना, उनको लंबे समय तक
उनमें से स्मेल नहीं आए, इसलिए उनको डेड बॉडीज़ को आपके लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर भी रखा जाता है, ठीक है ना। तो इनके एक दो यूजेज होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा एक कंपाउंड कंप्लीट होता है आपका नाइट्रोजन का, ठीक है। इसे नोट कीजिए आप, फिर हम नाइट्रोजन के दूसरे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम नाइट्रोजन का एक सेकंड कंपाउंड पढ़ते हैं, दैट इज अमोनिया, ठीक है ना। ये भी एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड होता है आपके अमोनिया का, ठीक है। देखिए अमोनिया की रिएक्शंस हम देखते हैं। NH3, अमोनिया की अगर प्रिपरेशन की बात की जाए कि अमोनिया कैसे प्रिपेयर होता है, इसके दो तीन मेथड होते हैं प्रिपरेशन के। पहला तो ये होता है कि आपका अमोनिया जो बनता है, अमोनिया is formed by the decomposition of urea, by the decomposition of urea, ठीक है ना। यूरिया का क्या फॉर्मूला होता है आपका, NH2CO NH2, ठीक है। ये जब आपका वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो एक तो आपको अमोनिया गैस मिलती है NH3 ये होल ट्वाइस, ठीक है, NH3 होल ट्वाइस, और एक आपको CO2 गैस मिलती है, ठीक है ना। ये अमोनिया की गैस की मतलब अमोनिया के फॉर्मेशन की एक प्रोसेस होती है। अपने खेतों में जो होता है अक्सर यूरिया डाला जाता है, ठीक है ना। तो यूरिया डाला इसलिए जाता है ताकि जब उसमें पानी गिरे तो आपके अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो, जो कि आपके पेड़ पौधों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए अच्छी होती है, ठीक है ना। इसलिए यूरिया काम में लिया जाता है। इन सोइल भी आप लिख दीजिए, इन सोइल, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इन सोइल। एक तो ये मेथड होता है। एक मेथड ये होता है कि आपका आप अमोनिया के सोल्ट ले लीजिए, ठीक है। अमोनिया के सोल्ट की अगर हम बात करें तो वो आपके जैसे NH4Cl है, तो ये बना होगा आपका NH3 प्लस HCl से, या फिर NH4OH प्लस HCl से मिलकर बना होगा। HCl मतलब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और वीक बेस, उससे मिलकर आपका ये सोल्ट बना होगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी अगर हम बेस से रिएक्शन कराएंगे तो भी आपको अमोनिया मिल सकती है, ठीक है ना। देखिए कैसे है, by the reaction of salt of ammonia with base, with bases, ठीक है ना। जैसे आपका NH4Cl है, ठीक है, या NH4Cl अगर हम लेते हैं, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं किसके साथ, बेस NaOH, तो ये आपका बनेगा NH4OH साथ में NaCl, NH4OH प्लस NaCl, ठीक है। ये जो NH4OH होता है इसे हम एक्वस अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वस अमोनिया। देखिए एक तो अमोनिया है, ठीक है, एक्वस अमोनिया मतलब आपका वाटर के साथ। जब अमोनिया वाटर के साथ रहती है तो आपके NH4OH फॉर्म में रहती है, ठीक है ना, इसी फॉर्म में रहती है। अगर आपको एक्वस अमोनिया कहीं लिखा हुआ है तो एक्वस अमोनिया का अर्थ होता है, मीनिंग होता है NH4OH, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी एक्वस अमोनिया। या फिर इसे अगर फर्दर हीट करते हैं तो हमें एक तो NH3 और H2O भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसी रिएक्शन को आप ये ना लिख के आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो NH3 प्लस H2O प्लस NaCl, बात एक ही है, ठीक है ना, क्योंकि एक्वस अमोनिया को ही NH4OH बोला जाता है, ठीक है। ये आपकी सेकंड रिएक्शन होती है। एक और थर्ड रिएक्शन होती है अमोनिया बनाने की, जो आई थिंक आप लोगों को पता होगी, दैट इज हेबर्स प्रोसेस। N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3, ठीक है ना, हेबर्स प्रोसेस, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। थर्ड जो आपकी रिएक्शन है दैट इज हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। N2 प्लस 3H2 गिव्स, ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ट्वाइस NH3 गैस, ठीक है,
यहाँ सब गैसेस के फॉर्म में। ये होती है आपकी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे पहले आप जो कैटलिस्ट काम में लेते थे वो एक तो एफी लेते थे और साथ में मोलिब्डेनम लेते थे। अर्लियर कैटलिस्ट, ठीक है, एफी लेते थे और मोलिब्डेनम लेते थे। और मोलिब्डेनम यहाँ क्या करता था, ये कैटालिटिक प्रमोटर की तरह वर्क करता था। कैटालिटिक प्रमोटर मीन्स मतलब जो आपकी रिएक्शन हो रही है उसको और फास्ट करने के। एक तो आपने कैटलिस्ट डाला आयरन, ठीक है, उससे रिएक्शन तेज हुई, लेकिन आपने मोलिब्डेनम को और डाल दिया, उससे क्या हुई, जो आपकी रिएक्शन होनी थी वो और ज्यादा तेज हो गई। इसलिए हमें जो आपकी मतलब जो कैटलिस्ट था उसकी एक्टिविटी को और बढ़ा देती है, इसलिए कैटालिटिक प्रमोटर की तरह वर्क करता था। ठीक है, आज के टाइम में अभी क्या है, आप कैटलिस्ट के लिए Fe2O3 काम में लेते हो और इसके साथ में आप K2O या फिर आपका Al2O3 को भी काम में लेते हो। ठीक है ना, K2O या फिर Al2O3 को काम में लेते हैं। ठीक है ना, तो आपको अगर क्वेश्चन में ये मिल जाए तो भी सही है और अगर ये वाला मिल जाए तो भी सही है। ठीक है, क्योंकि पहले ये काम में लेते थे, आजकल ये काम में लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो रिएक्शन होती है आपकी, ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है। आपको पता होगा डेल्टा एच क्या होता है, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब आपकी हाईली एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है ना, आप इस यहाँ पे लिख सकते हो, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक इन नेचर, मतलब आपके बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है इसमें। ठीक है ना, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। अगर हम बात करें इसकी कंडीशंस के लिए कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर की क्या कंडीशन रखी जाए, तो आपको पता होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, उसमें अगर आपके कोई भी रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है, ठीक है, तो वो आपके लो टेम्परेचर पर सुटेबल होती है। कहाँ पे, लो टेम्परेचर पर। तो अगर आपको अमोनिया का फॉर्मेशन ज्यादा करना है, ठीक है ना, फॉर ग्रेटर यील्ड, यील्ड मतलब इसका उत्पाद अगर आपको ज्यादा करना है अमोनिया का, तो आपकी बेटर कंडीशन क्या होगी, एक तो लो टेम्परेचर। तो हम यहाँ इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं, फॉर बेटर यील्ड ऑफ अमोनिया वी रिक्वायर लो टेम्परेचर। ठीक है, एंड अगर प्रेशर की हम बात करें तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आपके प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन आपके मैक्सिमम नंबर जो ज्यादा मोल होते हैं वहां से आपके कम मोल की तरफ जाती है। ठीक है, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगी, मतलब आपका अमोनिया का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई, हाई प्रेशर। ठीक है, तो ये अगर आप कंडीशन रखते हो तो आपका जो अमोनिया का फॉर्मेशन होगा वो और भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है आपकी अमोनिया के फॉर्मेशन की। ठीक है, इन्हें आप नोट कीजिए, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक बार आप इन्हें नोट कर लीजिए। ओके, देखिए अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज में अगर हम इसके सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है ना, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, प्रॉपर्टीज में इसका स्ट्रक्चर, हम सबको पता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल, NH3। ठीक है ना, इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो N H H H। ठीक है, और ये आपका लॉन्ग पेयर। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका sp3। ठीक है, और शेप जो आपकी ज्योमेट्री है वो क्या होती है आपकी ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है। ठीक है ना,
तो ये एक बेस की तरह भी वर्क करता है लोन पेयर को डोनेट करके, ठीक है। तो हम इसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर अमोनिया एक्ट एज ए लुईस बेस, बेस की तरह वर्क करेगी, ठीक है। अपना लोन पेयर को डोनेट कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये एक बेटर लिगेंड की तरह भी वर्क कर सकती है। लिगेंड क्या होते हैं, आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके एक चैप्टर आएगा, ठीक है ना, 12th में ही है। तो वहां पे हम लिगेंड्स के बारे में और पढ़ते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं, कोई भी आपका मॉलिक्यूल है जिसके पास लोन पेयर होता है, ठीक है, तो वो मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट करके उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिगेंड। तो अमोनिया क्या करता है, आपके ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं जैसे आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, सिल्वर, उनको अपना लोन पेयर डोनेट करता है और उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो एक लिगेंड की तरह भी ये वर्क कर सकता है, ठीक है ना। वही पॉइंट हम लिखने वाले हैं कि एक्ट एज ए लुईस बेस एंड NH3 can also work as a ligand and can form complex compounds with transition metals। आपके जो डी ब्लॉक की जो मेटल्स होती है अधिकतर उनके साथ ही ये आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे आपके अगर हम बात करें AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है ना। CuNH3 होल 4 2 प्लस, ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, ठीक है। या फिर अब ले लीजिए कोबाल्ट NH3 होल 6 3 प्लस, ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप के आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर सकता है अमोनिया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसके अलावा इसकी अगर सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी जो स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है ना। एक तो ये कलरलेस होता है, ठीक है ना, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इट इज ए कलरलेस केस, colorless gas and have pungent smell। पंजेंट स्मेल, पंजेंट मतलब बहुत ही तीखी स्मेल आती है, ठीक है ना, वैसे टाइप की इसकी स्मेल होती है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है ना। वो चीज भी इसकी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। ओके, देखिए इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं वो क्या है। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो नेचर में कैसा होता है, आपका बेसिक, ठीक है ना, एल्कलाइन नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि ये OH माइनस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो थर्ड प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं the aqueous solution of the aqueous solution of ammonia is alkaline in nature, alkaline in nature due to the formation of OH माइनस आयन। कौन से, OH माइनस आयन को प्रोड्यूस करता है। जैसे NH3 है, ठीक है, ये आपके H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा आपका NH4OH। क्या बनाएगा आपका NH4OH। ये होता है आपका वीक बेस, ठीक है। वीक बेस होता है, 100% तो डिसोसिएट नहीं होता है, बट क्या पार्शियली डिसोसिएट होता है NH4 प्लस एंड OH माइनस में, ठीक है ना। इस वजह से इसका जो सॉल्यूशन होगा आपका वो कैसा होगा, आपका बेसिक या एल्केनाइन होगा नेचर में। इसे हम बोलते हैं अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन NH4 प्लस। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, इसलिए जो अमोनिया है
एक बेस की तरह भी वर्क करता है, और आपके जब इसकी रिएक्शन एसिड से करवाते हैं तो ये आपका सोल्ट बना देता है, ठीक है, NH4Cl। या फिर अगर हम अमोनिया की रिएक्शन करवाएं H2SO4 के साथ तो ये इसका सोल्ट बना लेगा, ठीक है, NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है ना। तो ये एसिड की तरह भी एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा। ये एसिड होता है, ये आपका बेस। तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जब प्रॉपर्टी होती है किसकी, अमोनिया की, ठीक है। इसके अलावा इसकी क्लोरीन के साथ एक रिएक्शन होती है, वो भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं। ओके, देखिए अब अगर हम पढ़े इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन से दो टाइप से रिएक्शन करता है, ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे, जैसे आप हेडिंग डाल के भी लिख सकते हो, रिएक्शन विद क्लोरीन, ठीक है ना, रिएक्शन विद क्लोरीन Cl2, ठीक है ना। जब अमोनिया रिएक्शन करता है आपका Cl2 के साथ, दो कंडीशन होती है, एक बार तो आपका NH3 एक्सिस में होता है और एक बार आपका Cl एक्सिस में होता है Cl2। अगर आपका अमोनिया एक्सिस में है तो एक तो आपके पास बनेगा N2, ठीक है, एक बनेगा आपके पास NH4Cl, ठीक है। वहीं वहीं अगर आपके पास Cl2 एक्सिस में है, ठीक है, तो आपके पास NCl3 बनता है, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा आपके HCl। इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। आप बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो। 4 है इधर, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, 4n 3n 8 टाइम्स, ठीक है, 8 से 24 है, हाइड्रोजन 24 हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन हो गए 8, यहाँ पे 6 और 2 8, ठीक है। Cl कितने 6, यहाँ पे 2 है तो ये 3Cl2, ठीक है। ये हो गया आपकी रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। वैसे ही आपके इधर भी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। कैसे करेंगे, नाइट्रोजन यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 3, ठीक है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1, Cl कितने 3 + 3 6, तो यहाँ पे 3, ठीक है। तो इस तरह से आपकी रिएक्शंस हो जाएगी आपकी अमोनिया की, ठीक है ना। अमोनिया की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आज के लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, इसलिए आज के लेक्चर को हम यहीं कंप्लीट करेंगे, यहीं स्टॉप करेंगे। आज हमने मेनली जो कंपाउंड देखा था आपका नाइट्रोजन देखा था, ठीक है, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज और उसकी रिएक्शंस देखी थी, उसको कैसे फॉर्म किया जाता है वो देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने अमोनिया स्टार्ट किया है, ठीक है। अमोनिया की हमने प्रिपरेशन की मेथड देख ली और उसकी स्ट्रक्चर और आपके कुछ 3-4 प्रॉपर्टीज हमने देख ली है, ठीक है। इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।